डियर स्टूडेंट्स, अब हम लॉ ऑफ मोशन जो यूनिट थर्ड का ए पार्ट था उसके बाद हम यूनिट थर्ड का बी पार्ट फ्रिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा भी हुआ है। फ्रिक्शन भी अपने आप में क्या होता है, फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के चलने का क्या करता है, अपोज करता है। जब भी कोई बॉडी जैसे मूव करते हैं तो वो किसी ना किसी सरफेस के क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है। जैसे ही वो मूव करना शुरू करती है उसी टाइम आप सबको पता है उसके अपोजिट एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। देखिए फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली वास्तव में चलना शुरू करे, चाहे वो स्लाइड करे चाहे वो रोल करे, और इवन ट्राई टू मूव या कोशिश करे चलने की ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो आपको याद रखना है फ्रिक्शन अपने आप में क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है। वो उसी टाइम हरकत में आ जाता है जैसे ही कोई बॉडी या तो असली में चलना शुरू कर देती है या चलने की कोशिश करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बाद आप इसके ओरिजिन्स के बारे में बात करेंगे। भाई फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है। पुराने टाइम में ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो हैं, एक ओल्ड व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। पुराने टाइम में क्या कहा जाता था कि कोई भी सरफेस हमें अपनी नेक्ड आई से, नेक्ड मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से देखना आई से, और उसको किसी भी सरफेस को हम देखेंगे नेक्ड आई से, चाहे वो हमें जितनी मर्जी स्मूथ दिखाई दे, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ गड्ढे होते हैं। जैसे आपने रोड पे देखा है, एक स्मूथ रोड है और एक रोड़े डाल रखे हैं, तो रोड़े वाली सरफेस पर क्या कहते हैं, बॉल थोड़ी जल्दी जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू इट, जो ओल्ड व्यू था, रफनेस यानी खुरदरापन ऑफ ए सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। यदि कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, यदि उसमें कोई भी इरेगुलरिटीज, रफनेस नहीं है, तो बॉडी उस पर जो चल रही है तो चलती रहेगी, रुक गई है तो रुकी रहेगी। देखो, ए सरफेस विच अपीयर्स वेरी स्मूथ टू द नेक्ड आई इज फाउंड टू हैव इरेगुलरिटीज, यानी उसमें भी गड्ढे मिलते हैं, रफनेस मिलती है। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं इन द सरफेस ऑफ वन बॉडी गेट इंटरलॉक्ड, एक दूसरे के बीच में फंस जाती हैं इन द इरेगुलरिटी ऑफ द अदर सरफेस। तो एक बॉडी के बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं वो दूसरी बॉडी की इरेगुलरिटीज में क्या हो जाती है, इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, जिस वजह से वो बॉडी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, स्लो होती जाती है, और एक टाइम आता है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, रुक जाती है। नाउ टू मूव वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अदर, दीज इंटरलॉकिंग हैव टू बी ब्रोकन। यदि हम चाहते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चले, मूव करे, तो हमें ये जो इंटरलॉकिंग्स हैं इनको तोड़ना पड़ेगा। हैंस सम फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। तो हमें चलाने के लिए, जो ये रोक रही हैं, उस चलाने के लिए उस बॉडी को जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक रही है, बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस अप्लाइड फोर्स इज ए मेजर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी जिस फोर्स से वो बॉडी को रोक रखा है, यदि हम उतना ही फोर्स लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। तो इस ओल्ड व्यू में जो हमने आपको बताया क्या था कि कोई भी सरफेस हमें जितनी मर्जी स्मूथ दिखाई देती हो, उसके अंदर भी क्या होती है, रफनेस होती है, इरेगुलरिटीज होती है। जब दो बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है, तो एक की इरेगुलरिटीज दूसरे की इरेगुलरिटी में क्या हो जाती है, इंटरलॉक्ड हो जाती है, और धीरे धीरे वो बॉडी चलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ओके, अब जो ये मॉडर्न व्यू की बात करेंगे हम यहाँ पर, एक ये अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू आप सब ने पढ़ा हुआ है। मॉडर्न व्यू होता क्या है, देखिए आप सबको पता है, एवरी एटम मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, आयंस, और इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका काम करता है, फ्रिक्शन का। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे एटम्स की डिस्कवरी हुई उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू इट फ्रिक्शन अराइजिस ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मोलिकुलर force of attraction between two surfaces at the point of actual contact। जहाँ पे दो बॉडीज एक दूसरे को वास्तव में टच करती हैं, वहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, जहाँ वो टच करते हैं, जैसे हम एक बॉल को फर्श पे लुढ़काते हैं तो क्या बॉल का पूरा एरिया टच होता है, बिल्कुल एक मामूली सा नीचे का कॉर्नर बॉल का टच होता है, इज मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ एपेरेंट कॉन्टैक्ट। उसके असली कॉन्टैक्ट के मुकाबले बिल्कुल थोड़ा सा एरिया कॉन्टैक्ट में होता है, वो टच करता है।
दीज एरिया आर रफली इन द रेशो ऑफ 1 × 10⁴। इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी है जिसका 10⁴ साइज है, उसका सिर्फ एक हिस्सा ही मतलब एक सरफेस दूसरी सरफेस को क्या करती है, टच करती है। एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स द मोलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसिस आर सो क्लोज टुगेदर, वहाँ नज़दीक होते हैं, दैट दे एग्जर्ट वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अडेशन ऑन वन अनदर। बेटा ये आप 7th यूनिट में पढ़ोगे, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक अडेशन एक कोहेसन। इनको अडेसिव फोर्स भी बोलते हैं और कोहेसिव फोर्स भी। अडेशन फोर्स वो होते हैं जो सेम बॉडीज के बीच में ना लगकर डिफरेंट बॉडीज के बीच में लगे। डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगेगा तो वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसे क्या बोलते हैं, अडेसिव फोर्स बोलते हैं। एक फोर्स होता है कोहेसिव। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, कोहेसिव। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, अडेसिव। देखो, एज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल देयरफॉर द अडेसिव प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होगा, बिकम्स टू लार्ज। अब एक बात बताइए, एरिया क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब एरिया स्मॉल होता है, बिल्कुल मामूली सा टच करती है एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर, तो एरिया आपको पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब एरिया स्मॉल है कॉन्टैक्ट का, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अडेसिव प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स टू लार्ज ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अडेशन, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकम्स कोल्ड वेल्ड टुगेदर। वेल्डिंग, कोल्ड वेल्ड का मतलब ठंडा। एक तो होता है वेल्डिंग से ऑब्जेक्ट गर्म होता है, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं, वेल्ड हो गए हैं, और वो क्या है, ठंडे हैं, उन्हें हॉट नहीं किया है। अब आप देखिए, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, व्हेन वन बॉडी, हम फ्रिक्शन की ही बात करेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि व्हेन वन बॉडी ट्राई टू मूव ओवर द अदर इट इन्वॉल्व्स रैप्चरिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच टीनी कोल्ड वेल्ड्स। रैप्चरिंग मतलब बना लेती है हजारों इस तरह के छोटे छोटे टच। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इंटरलॉक्ड हो रहे हैं। ये जहाँ इंटरलॉक्ड हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्ड बोलते हैं। ओके, अब आपको फ्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शंस टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल फोर्स और एक होता है इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो हमें ये बाहर से बॉडीज दिखाई दे रही है, जैसे हमारा मेज है, फर्श है, फ्लोर है, इस पर कोई भी बॉडी को आप लुढ़काते हो तो इस पर जो बॉडी टच करती है और थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस तरह के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन हमेशा लिक्विड्स के बीच में लगता है, लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में। आपने देखा भी होगा, हम लिक्विड्स में कोई स्टोन फेंकते हैं तो आप देखते हो लिक्विड के अंदर थोड़ी देर लहरें उठती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो जो वेव्स होती हैं अपने आप क्या हो जाती हैं, शांत हो जाते हैं। तो उनके वो अपने आप, आपको पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अपने आप कोई बॉडी ना तो चल सकती है ना रुक सकती है। तो जो वाटर की वेव्स हैं वो थोड़ी देर बाद रुक गई हैं, तो कोई ना कोई फोर्स तो लगा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखिए, हम दोबारा से कर रहे हैं, पहले एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ दैट फ्रिक्शन विच अराइजेस when two bodies in contact with each other try to move or there is actual relative motion between the two, यानी वो चल भी रही हैं या चलने की कोशिश कर रही हैं। जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात, ये हमेशा सॉलिड बॉडीज के बीच में होता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। और जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो क्या होता है, लिक्विड्स के बीच में होता है। तो देखिए, इट इज़ दैट फ्रिक्शन विच अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एवरी टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड। इसको आप 7th यूनिट में पढ़ेंगे। इंटरनल फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में लगता है उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शंस, और उसका दूसरा नाम क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब हम फ्रिक्शंस की बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, एक्सटर्नल फ्रिक्शन की। एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब कोई बॉडी चल नहीं रही होती, दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, रुकी हुई होती हैं। अब देखो, फ्रिक्शन क्या है, अपोजिस अप्लाइड फोर्स। जो हम फोर्स लगाते हैं उसका हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। ओके, अब देखिए, हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। 1 बाय 1 तीनों फ्रिक्शंस की बात करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की और काइनेटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक माने होता है एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पर होता है, उस दौरान उन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, द अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर
बट एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टेड। यानी कहने का मतलब फ्रिक्शन तो जब ही लगेगा जब बॉडी चलने की क्या करेगी, कोशिश, और वो चलने की कोशिश करे और लेकिन उसका एक्चुअल मोशन स्टार्ट ना हो पाए, वो चल ना पाए, उस दौरान जो फ्रिक्शन लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये कोई बॉडी है, इसका वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और रिएक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। आपने इसके तरफ आगे की तरफ पी अप्लाइड फोर्स लगाया, पीछे इसका अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। पी क्या है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स, और एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्ट। कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल ना पाए, उस दौरान जो मोशन होता है, फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे दिखाया था कि वेट mg ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको पता है R इक्वल टू क्या हो गया, mg, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। नाउ P क्या है, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी जो हमने लगाया है। F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसके कहाँ लगेगा, अपोज। तो आपको पता है कि एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट नॉट मूव, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो, अप्लाइड फोर्स के। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी और उसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप नहीं एग्जिस्ट हो जाता है, ये जब एग्जिस्ट होता है व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब भी हम फोर्स लगाएंगे, बॉडी चलने की कोशिश करेगी और वो चल ना पाए तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी का मतलब है कि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे, बॉडी चलने की कोशिश नहीं करेगी और वो चल ना पाए कोशिश करने का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। इसीलिए हमने बोला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे, चल की कोशिश नहीं करेगी, और देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उसके बाद क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिस इंडिपेंडिंग मोशन। ये हमेशा मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब क्या होता है, मीन्स मोशन दैट वुड टेक्स प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर absent। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा विरोध करता है इम्पेंडिंग मोशन का। अब इम्पेंडिंग मोशन होता क्या है, वो मोशन जो टेक्स प्लेस होगा किसकी वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से, जब फ्रिक्शन क्या होगा, absent होगा नहीं तो बॉडी क्या होगी, चलने लग जाएगी। तो द इम्पेंडिंग मोशन डज नॉट एक्चुअली टेक्स प्लेस। इम्पेंडिंग मोशन जब ही टेक्स प्लेस होगा जब हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाते ही, अप्लाइड फोर्स लगाते ही हम क्या क्रिएट हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। अब आप देखिए, एक स्टैटिक समझ में आ गया, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग क्या होता है, एक हद। आपको पता है, आप एक फोर्स लगाते जाएंगे, फोर्स लगाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब ऑब्जेक्ट चलने के कगार पे होगा, चलने की पोजीशन में होगा, रुका नहीं रहेगा, वो चलने की कोशिश करेगा आगे पीछे, लेकिन पूरी तरह नहीं चल पाएगा, लेकिन कुछ अपनी जहाँ जिस पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से उससे थोड़ा आगे पीछे हिलना शुरू हो जाएगा। तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन जब बॉडी चलने के कगार पे हो, एट द वर्ज, जब चलने की कोशिश करे और चलने के बस तैयार हो, चलने के कगार पे हो, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स which comes into play when one body is just। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। तो मैंने अभी क्या बोला है, ये क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है जो कम्स इन टू प्ले। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। याद रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। आपसे कोई पूछ ले कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक और लिमिटिंग, तो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब क्या कहेंगे, दोबारा से रिपीट करें, इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स विच कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी एट द वर्ज, यानी कगार पे हो, वर्ज का मतलब कगार पे हो, मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम ये बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक माने मोशन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन, यानी वो फ्रिक्शन फोर्स लगे जो जब बॉडी चलना शुरू करते हैं और वो बॉडी को रोक ना पाए, तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is actually moving over the surface of other body। और इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। डायनेमिक माने फोर्स, पावर, बल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात आई, अब यहाँ पे बॉडी चलने लगी तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो गया, लेस हो गया। जब भी करके आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम, जब भी तो बॉडी चल पाई है। तो यहाँ पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेस, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा।
अब देखो यदि बॉडी चल पड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फ्रिक्शन लग रहा था वो फ्रिक्शन क्या हो गया, लेस आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से, तो इसलिए वो बॉडी क्या हो गई, मूव करना। अब देखिए इस पेज के अंदर, पेज नंबर 4 के अंदर डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही हो, चल रही हो, फिसल रही हो, तो आप क्या कहेंगे, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब एक बात कहिए, रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ वर्ड क्या आ जाएगा, स्लाइडिंग की जगह रोलिंग। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन ए व्हील, ए सर्कुलर डिस्क और ए रिंग और ए स्फीयर और ए सिलेंडर रोल्स ओवर ए सरफेस, जब वो रोलिंग करता है, जैसे बच्चे टायर को चलाते हैं उस तरह में जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये जो पेज नंबर 4 है इसको आपने पढ़ के देखना, थ्योरेटिकल है, बिल्कुल ईजी है। पेज नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।